हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज इस वीडियो में मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताऊंगी, जो फीमेल के अंदर होने वाली एक प्रोसेस होती है, जो हर मंथ फीमेल की बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका एक फिनोमिना होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो कवर किया है वो 28 डेज़ की साइकिल को कवर किया है जो फीमेल के अंदर चलती है। अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को बताऊँ तो उससे पहले आपको 3 चीज़ों के बारे में समझना ज़रूरी है। वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कुछ पार्ट्स, जैसे कि अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूँ तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक पेयर ऑफ ओवरी होता है। अगर हम अपने पेल्विक गर्डल की बात करें तो पेल्विक गर्डल में एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे फीमेल की बॉडी के अंदर 2 ओवरीज होती हैं और उन ओवरीज में क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। ये एग ट्रैवल करके आपका यूट्रस तक जाता है। उस ट्रैवलिंग के लिए यहाँ पर एक पाइप की तरह एक ओवरीज से निकलने वाली डक्ट होती हैं जिनका नाम होता है ओविडक्ट। तो ओविडक्ट वो एरिया है जहाँ से आपकी ओवरी से रिलीज हुआ एग जो है वो ओविडक्ट के थ्रू ट्रैवल करके आपके यूट्रस तक जाता है। ठीक है, और यूट्रस के अंदर क्या होता है, यूट्रस के अंदर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। वो एंडोमेट्रियम जब हर मंथ टूटती है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है फीमेल के अंदर, तो वही होती है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब वो डिटेल में कैसे होती है ये चीज़ हम समझेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ हल्का सा ये पता होना चाहिए कि ओवरी के अंदर एग बन रहे हैं, वो एग ट्रैवल करेंगे ओविडक्ट के थ्रू और वो कहाँ पर ट्रैवल करके जाएंगे, यूट्रस के अंदर। अगर यूट्रस में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एग को स्पर्म जो है वो मिल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बन जाएगा और फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, यूट्रस में उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। बट अगर फीमेल के अंदर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो ऐसी कंडीशन में वो जो एग होता है वो आपका डेड हो जाता है और वो आपका टिश्यू, मदर टिश्यू के साथ, जो जिसको हम एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं, उसके साथ बाहर निकल जाता है। उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। 28 डेज़ की आपकी साइकिल को मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ पे चेक इलाबोरेट करके लिखा है। एक ये नॉन प्रेग्नेंट लेडी की मैंने यहाँ पे बात कर रही हूँ, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी की हम बात नहीं करेंगे। प्रेग्नेंट लेडी में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, तो अभी हम एक नॉर्मल लड़की की बात कर रहे हैं। इस पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके 4 फेज इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अगर अभी आप 11th में हो, अगर अभी आप 12th क्लास में हो और एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ और सिर्फ 3 फेज होते हैं। ठीक है, मैं बता दूंगी कौन सा फेज एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर 11 से 12 ईयर की एज में स्टार्ट हो जाती है। उस टर्म को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। फीमेल के अंदर जब प्यूबर्टी आने लगती है वो 11 to 12 की एज होती है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टोटल 3 फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज है, फॉलिक्यूलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज है। और जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है वो है ओवुलेटरी फेज, और उसके अलावा 4th फेज है ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज। ठीक है, तो टोटल 4 फेज हुई, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिक्यूलर फेज, ओवुलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर आर 3 फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज। ठीक है, तो अब देखो मैंने इसको इस तरीके से दिखाया है कि यहाँ पे आपको 28 डेज़ की एक साइकिल दिखाई देगी। मैंने इनको नंबरिंग भी किया है 1 to 5। एक फेज चलेगी जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, ब्लीडिंग फेज। 6 to 13 आपकी नेक्स्ट फेज चलती है जिसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। 14th डे पे आपकी सिंगल डे की एक फेज होती है जिसको बोलते हैं ओवुलेटरी फेज, और उसके बाद होती है आपकी 15 to 28 डेज पे ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज। ठीक है, मैंने कुछ हार्मोन के चेंजेस भी यहाँ पे बताए हैं जो हमारी ओवरी से रिलीज होते हैं हार्मोन, उन हार्मोन की बात हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं अपनी ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज फीमेल में वैरी कर जाती है, लेकिन हम इसका ऑन एन एवरेज पढ़ रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि हमारी 1 to 5 डेज की क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके साथ मेंस्ट्रुअल फेज में जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो बाहर आता है, और वो कितना होता है, करीबन 50 to 100 ml होता है। उस ब्लड में क्या क्या होता है, उसमें आपका जो सेकेंडरी oocyte जो कि फर्टिलाइज नहीं हुआ है, यानी कि आप इसको डेड एग मान लीजिए, वो एग जो डेड हो चुका है वो आपका एंडोमेट्रियम, स्लग्ड टिश्यू का मतलब है जो यूट्रस की एक लेयर होती है, अंदर की लेयर जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, उसके साथ क्या होता है, बाहर आ जाता है।
यूट्रस बेसिकली आपका क्या होता है, जिसको हम गर्भाशय बोलते हैं, वहाँ से आपकी कुछ लेयर्स बनी हुई होती हैं, कुछ परत होती हैं जो टाइम के साथ टूटती रहती हैं जब तक कि कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती, ठीक है। तो इसी तरह डेड ओवा जो होता है वो आउट हो जाता है। डेड ओवा अगर फर्टिलाइज हो जाए तो यही डेड ओवा आपका फर्दर 9 मंथ के लिए प्रेगनेंसी कोज करता है फीमेल के अंदर, ठीक है। यही आपका जो बेबी डिलीवर होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये एज सच मदर के टिश्यू के साथ, एंडोमेट्रियम के साथ बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी, ठीक है। ब्लीडिंग आपकी वेरी कर सकती है अमाउंट में। सेकेंड है आपके पास फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। यहाँ पे थोड़े से हार्मोन के चेंज होंगे। फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज की बात करें तो अगर हमारे पास एक एग बाहर निकल गया है तो फर्दर नेक्स्ट मंथ साइकिल को स्टार्ट करने के लिए कुछ और ओवा जो होंगे वो मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। उनको हम बोलते हैं फॉलिकल्स। वो फॉलिकल्स कहाँ चलते हैं, आपके ओवरी के अंदर होते हैं। मैंने बताया ना, ओवरी, ओवरी से ओविडक्ट, ओविडक्ट से यूट्रस। अब ओवरी के अंदर नया एग बनना शुरू हो चुका है। उसकी ग्रोथ कहाँ से कहाँ तक होगी, 6 से लेके 13 तक उसकी ग्रोथ होगी। और ग्रोथ होते होते वो एग जो है कुछ लेयर में ढक दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा। उन लेयर्स में से एक हार्मोन रिलीज होता है। उन लेयर्स में से एक लेयर का नाम होता है थीका एक्सटर्ना। वो लेयर क्या करती है, वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। तो यही मैंने लिखा है कि फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, इसको प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ होना शुरू हो जाता है नए एग के लिए, क्योंकि आपका पुराना एग जो है वो खत्म हो गया है। अब नए मंथ के लिए नया एग बनाना है तो उसके लिए आपको दोबारा से कुछ ग्रोथ करवानी पड़ेगी। तो इनको बोलते हैं हम फॉलिकल। और वो मेच्योर फॉलिकल जो होगा वो होगा ग्राफियन फॉलिकल। तो ओवरी के अंदर फॉलिकल की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर फॉलिकल होता है। 13th डे पे, जब आपका 13th डे आता है तो ये फॉलिकल जो होता है ये लेयर से ढक दिया जाता है। और उन लेयर में से एक लेयर का नाम होता है थीका इंटरना। ये थीका इंटरना क्या करती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन को सिक्रीट करती है, जो फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। फीमेल की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिविटी है उसको मेंटेन करके रखता है। तो एस्ट्रोजन आपका 13th डे पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, यही चीज़ मैंने लिखी है। जब एस्ट्रोजन मैक्सिमम होगा तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा एक दूसरे हार्मोन को, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसको मैंने LH लिखा है। पॉजिटिव फीडबैक है, इसका मतलब है कि अगर एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो ये LH को बढ़ने के लिए बोलेगा। एस्ट्रोजन जितना ज़्यादा होगा LH उससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन ही पॉजिटिव फीडबैक का काम करेगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के लिए। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी हमारा ओवरी के अंदर ही होगा। ये हार्मोन क्या करेगा, 14th डे पे आपके जो मेच्योर एग ओवरी के अंदर बन चुका है उनको रिलीज करवा देगा। इस फेज को आप बोलते हो ओवुलेटरी फेज। साथ में आपका एस्ट्रोजन, जब एस्ट्रोजन के 2 काम होंगे, एक तो ये LH को पॉजिटिव फीडबैक देगा जिसकी वजह से आपका एग रिलीज हो जाएगा ओवरी से, जिसको हम बोलते हैं ओवुलेशन। और इस फेज को बोलते हैं ओवुलेटरी फेज, जो सिर्फ 1 दिन की होती है, स्मॉलेस्ट फेज होती है, सिर्फ 1 दिन तक रहती है। और ये आपकी 14th डे पे ही होती है। जब एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हाई होता है तो ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव फीडबैक LH को जब देता है तो एक LH सर्ज आती है। LH सर्ज जो होती है वो क्या करती है, 14th डे पे आएगी, जिसकी वजह से सेकेंडरी oocyte जो आपका ओवरी के अंदर बना हुआ है एग, उसको ओवरी से बाहर निकाल देगी। तो इस तरीके से एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देगा LH को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा ओवुलेशन के लिए रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एस्ट्रोजन की बात कर रहे थे तो एस्ट्रोजन ने एक काम तो ये किया कि LH को पॉजिटिव फीडबैक दी, और सेकंड काम क्या किया, साथ में उसने यूट्रस के अंदर होने वाली प्रोसेसेस को भी मेंटेन करके रखा। यूट्रस में आपका डेड ओवा और जो एंडोमेट्रियम टूट गई थी, अब उसको बनाने का काम किसने शुरू कर दिया, एस्ट्रोजन ने। एस्ट्रोजन ने दोबारा एंडोमेट्रियम को बनाना शुरू कर दिया। तो लिखा है एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स एंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम को बनाना शुरू कर देती है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर देती है एंडोमेट्रियम की, जो कि यूट्रस की एक लेयर है। तो इस तरीके से ये ओवरी के अंदर चलने वाले प्रोसेस को भी मेंटेन कर रहा है एस्ट्रोजन, वहाँ पे भी ये ओवुलेशन करवा रहा है, साथ में ये यूट्रस के अंदर चलने वाले प्रोसेस को भी मेंटेन कर रहा है, वहाँ पे भी एंडोमेट्रियम बनवा रहा है, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट फेज पे। लास्ट फेज आपकी सबसे मैक्सिमम लॉन्गेस्ट फेज होती है। यहाँ पे 2 इवेंट होंगे।
एक होगा 21st डे पे प्रोजेस्टेरोन मैक्सिमम होगा, 28 डे पे प्रोजेस्टेरोन मिनिमम होगा। ये बात कब की है? जब नॉन प्रेग्नेंट लेडी को हम स्टडी कर रहे हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडी की स्टडी हम कर रहे होते तो प्रोजेस्टेरोन 21st डे पे मैक्सिमम होता और उसके बाद वो कंटिन्यू बढ़ता ही चला जाता, कभी भी घटता नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसमें 15 से 21 तक आपका प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा धीरे धीरे। 21 के बाद 28 तक प्रोजेस्टेरोन धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 से लेके 21 तक एंडोमेट्रियम की वॉल को बहुत थिक बनाना होता है, क्योंकि 14th डे पे एग रिलीज हो गया है तो ये 1 या 2 दिन फर्टिलाइजेशन का वेट करता है एम्पुला में। ओविडक्ट का एक पार्ट होता है एम्पुला। अगर इसका वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये यूट्रस के जाके अंदर इम्प्लांट कर जाता है। इसीलिए यूट्रस की लेयर का मोटा होना ज़रूरी है, थिक होना ज़रूरी है। अगर थिक नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो प्रोजेस्टेरोन क्या होगा? धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और आपकी प्रोजेस्टेरोन की लेयर जो है वो कम होती चली जाएगी, एंडोमेट्रियम की लेयर कम होती चली जाएगी और उसके बाद अगेन वो टूट जाएगी, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। फिर ये साइकिल दोबारा रिपीट होगी। ठीक है, तो ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज हम इसको बोलते हैं। इसमें 15 से 21 तक प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है। जो कार्पस ल्यूटियम आपकी ओवरी के अंदर एक वो होता है, टिश्यू होता है कार्पस ल्यूटियम, वो प्रोजेस्टेरोन को बनाता है। 21 से 28 डे तक प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन का एक ही काम होता है, वो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन करके रखता है। अगर प्रेगनेंसी होनी है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम की, यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की लेयर थिक होनी चाहिए, क्योंकि वहीं पे आपका जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्प्लांट करता है, अदरवाइज वो कहीं भी इम्प्लांट नहीं करता। तो आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे पेज का, ताकि आप एक ही डायग्राम में सारी चीज़ों को समझ सको। मैंने चारों फेज यहाँ पे लिख दी हैं। एनसीईआरटी में ओवुलेटरी फेज के बारे में नहीं दिया है, फर्दर 3 फेजेस दिए हैं। फर्स्ट फेज में ब्लीडिंग होगी, सेकंड फेज में ग्रोथ ऑफ फॉलिकल होगी जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट है, और थर्ड फेज में प्रोजेस्टेरोन आपका बहुत ज़्यादा हाई होगा। ऐसी कंडीशन में ये एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन करके रखेगा, लेकिन 21st डे पे ये सबसे ज़्यादा हाई होगा। अगर उसके बाद फीमेल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है फीमेल के अंदर तो ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और लास्ट में एंडोमेट्रियम की परत जो होती है वो फिर से टूट जाती है और फिर से आपको ब्लीडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।